This call is now taking notes. This call is now being recorded. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत और जायसवाल जी उपस्थित हैं। जायसवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बीएचबी में रक्त पर चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे चाइनीज एक्यूप्रेशर में इन या यांग का जो कंसेप्ट है उस पर। अब देखिए प्रकृति जो चाइनीज कंसेप्ट है, तो वो ये उसमें उन्होंने एनर्जी पर ही सारा कंसंट्रेशन किया। तो उनका जो चूंकि दार्शनिक विचार था, इसलिए उन्होंने माना कि प्रकृति या ताओ, प्रकृति को ताओ कहा उन्होंने। तो प्रकृति या ताओ एक तो अविभाज्य है, मतलब वो इंडिविजिबल है, उसको आप विभाजित नहीं कर सकते, दो टुकड़ों में बांट नहीं सकते, और वो संपूर्ण है, वो पूरा का पूरा एक ही है, संपूर्ण है, उसके अलावा कोई और नहीं है। प्रकृति या ताओ एक तो उस इंडिविजुअल है, उसको विभाजित नहीं कर सकते, दूसरा वो कंप्लीट है, संपूर्ण है। कैसे? एकत्व के दृष्टिकोण से भी और कार्यकारी शक्ति के रूप में भी, यानी उसके अलावा कोई और दूसरी कार्यकारी शक्ति नहीं है, वही पूरी काम कर, वही पूरा है। और दूसरा क्या है? एकत्व, एक ही है, सिंगुलरिटी में। वो ऐसा नहीं है कि दो प्रकृति मिल जाएंगी, प्रकृति एक ही है, एकत्व के दृष्टिकोण से भी और कार्यकारी शक्ति के रूप में भी। वो कार्यकारी शक्ति वही है, उसके अलावा कोई दूसरी कार्यकारी शक्ति नहीं है। प्रकृति ने अपने को क्या किया? दो चल शक्तियों, दो बलों के माध्यम से अपने को व्यक्त किया, दो शक्तियों का माध्यम से उसने अपने को व्यक्त किया। एक शक्ति इन कही गई और एक शक्ति यांग कही गई। उसने प्रकृति ने पूरे को दो रूपों में अपने प्रकट कर लिया, और एक इन है और एक यांग है। वैसे तो प्राय सभी वस्तुओं की प्रकृति ध्रुवीय है, पोलैरिटी माने हम कहते हैं दो तरह का पोलर है। जैसे समय को हम लोग कहेंगे एक दिन है एक रात है, तो टू पोलर, बाइपोलर सिस्टम में हम लोग तमाम उसमें देखते हैं कि हम अपने भारतीय दर्शन में कहते हैं तत्त्वमसि, वह तू है, यानी मैं भी तो हूं तभी तो तू है। तो वो तत्त्वमसि जो दो जहां डबल कंसेप्ट है, जहां दो शक्तियों की बात है वहां। तो कहा समय को दिन रात में, ऋतु को बात करना हो तो सर्दी और गर्मी में, अगर मानव को करना हो तो स्त्री पुरुष में, और हम स्पेस की कोई बात करें तो कहें अंदर और बाहर, ऊपर और नीचे, यही सब तो शक्तियां हैं, ऊपर और नीचे। तो दो शक्तियां हैं, एक ऊपर की शक्ति एक नीचे की। तो पोलैरिटी दो, मतलब ध्रुवी, मतलब दो पोलर की बात कर रहे हैं। परंतु इन यांग की शक्तियां निरपेक्ष नहीं है। बस अंतर यह है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन यांग को हम एब्सोल्यूट कह दे। नो, रिलेटिव टर्म है ये सब। इन और यांग दोनों रिलेटिव टर्म है, इनकी शक्तियां रिलेटिव है, एक दूसरे के सापेक्ष हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार चलायमान है, मूवमेंट में है, चाहे इस रूप में हो चाहे ऐसे हो, लेकिन मूवमेंट में हमेशा है। इसलिए वो उनका रूप बदलता है, कभी वो इन ही यांग हो जाती है और कभी यांग ही इन हो जाती है। जो किसी विशेष समय काल में इन है, अगर किसी विशेष समय काल में इन है और वो भिन्न समय काल में यांग है, जैसे छोटा बच्चा अगर इन है और एक युवक जो है वो यांग है, तो यही बच्चा जब युवक बन जाएगा तो यांग में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही जो व्यक्ति है अगर वो जब ओल्ड हो जाएगा तो वो इन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसलिए इन और यांग क्या है, भिन्न एक ही है। तो जब हम दो की तुलना करेंगे तो हम कहेंगे कि कोई हमको सब्जेक्ट मैटर देना पड़ेगा, कोई कंडीशन देनी पड़ेगी, दो शक्तियां होनी चाहिए, यानी दो चीजें होनी चाहिए, दो वस्तुएं होनी चाहिए, दो तुलना के लिए दो ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हमको कोई कंडीशन देनी पड़ेगी कि व्हाट इज द गिवन कंडीशन। अगर उम्र के हिसाब से कोई आप किसी को कहें तो एक किसी की उम्र है 25 और एक की किसी के 30, तो हम ये कह सकते हैं कि उम्र के हिसाब से कोई इन यांग बोलिए, तो हम हो सकता है कि 30 वाले को कहें यांग और 25 वाले को कहें इन। अगर हम कहते हैं कि नहीं, अब मोटाई के हिसाब से दीजिए, यानी मोटा और पतले के आप दीजिए, तो हो सकता है कि जो जिसको हमने यांग कहा था वो इन हो और जिसको हमने इन कहा था वो यांग हो। तो ये जो होता है विशेष समय काल में जो इन है, वो किसी भिन्न समय काल में यांग है। इन और यांग है क्या, जो हमारा जो प्रकृति जो अपना व्यक्त प्रकृति है, जो मतलब जो हमको दिखाई पड़ रही है, उस व्यक्त प्रकृति के ऊर्जा या शक्ति स्रोत है। और सृष्टि में फिर उन्होंने कहा कंसेप्ट, सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी समझ लीजिए, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो सर्वप्रथम इन और यांग से रचना की शुरुआत हुई है। जो भी उत्पन्न हुआ वो या इन और यांग से ही शुरुआत उसकी हुई है, इसके अलावा कोई नहीं, कोई शक्ति नहीं। यांग की शक्ति ऊपर की ओर आकाश की ओर गई और उसमें सब संचित हो गई, तो उसने स्वर्ग की रचना कर दी, स्वर्ग, हेवन। इनकी शक्ति नीचे की ओर गई और वो संगनित होकर के उसने क्या किया, पृथ्वी का सृजन कर दिया। तो इनके बीच में मानव, इन दोनों के बीच में मानव की सृष्टि हुई, मानव की उत्पत्ति हुई। जल और देखिए, अब आप देखिए दो उदाहरण दिया है, जल और अग्नि इन और यांग के ही प्रतीक है। जल नीचे जाता है, अग्नि ऊपर जाती है, तो अग्नि ऊपर जाती तो अग्नि यांग है, और जल नीचे जा रहा तो जल इन के रूप में है। संपूर्ण ब्रह्मांड चल और स्थिर दोनों रूपों में अभिव्यक्त है, मतलब स्थिर है तो भी और चल है तो भी। तो चल और स्थिर दो है जो इसी से पूरा इन और यांग की शक्तियों के माध्यम से वो नियंत्रित है। स्वर्ग या आकाश की शक्ति सूर्य के रूप में प्रकट है। हमारा जो स्वर्ग है या आकाश है जिसको कहें, उसकी शक्ति कहाँ है, सूर्य के रूप में है, इसलिए वो यांग है। क्यों, देखिएगा, उत्तर देखिएगा, वो अत्यधिक गर्म है, वो अत्यधिक चमकीला है, वो प्रकाशमान है, वो विशाल है, इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष वो यांग है। वो क्या है, वो ऊपर की ओर गई थी ना, तो वो सूर्य के रूप में हुई, तो वो यांग इसलिए है कि वो अत्यधिक गर्म है, बहुत गर्म है, वो चमकीला है, प्रकाशमान है और विशाल है, इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष वो यांग है। पृथ्वी सूर्य की तुलना में ठंडी है, अंधकार युक्त है, उसमें कम अंधेरा है, छोटी है, इसलिए वो सूर्य की अपेक्षा इन है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा की तुलना करें और ये आकार के दृष्टि से करें तो पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा इन है। क्यों, चंद्रमा छोटा है, चंद्रमा के सापेक्ष पृथ्वी यांग है। लेकिन जैसे प्रकाश से अंधकार को पृथक नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं कि यहाँ अंधकार है, यहाँ प्रकाश है, जहां दीपक आ जाएगा वहां प्रकाश, अंधकार प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे प्रकाश से अंधकार को पृथक नहीं कर सकते, जैसे ऊंचाई से गहराई को पृथक नहीं कर सकते, दोनों सापेक्ष है ना। अगर हम कहेंगे ऊंचा है या गहरा है तो हमको बताना पड़ेगा कि कितना ऊंचा कितना गहरा, तो वही गहराई वही और नहीं, अगर ऊंचाई अगर गहराई होगी तभी ऊंचाई का आभास होगा, जैसे अंधकार होगा तभी इनको प्रकाश का भान होगा, अदरवाइज जानते नहीं। सर्दी से गर्मी को पृथक नहीं कर सकते, वैसे ही इन से यांग को और यांग से इनको पृथक नहीं कर सकते हैं। इन और यांग की एक और विशेषता है, वे अपने आप में संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण केवल कौन है, ताओ, लेकिन इन और यांग अपने में संपूर्ण नहीं है। इनमें यांग का कुछ अंश मौजूद है
और यांग में इन का कुछ भाग मौजूद है। इसी कारण चीनी दर्शन में उसे नीचे दिखाई गई आकृति में स्पष्ट किया जाता है। देखिए, ये जो सफेद वाला भाग वो यांग है, लेकिन और जो काला वाला भाग है वो इन है, लेकिन वो जो काले वाले भाग में भी एक सफेद भाग है, यानी यांग का कोई बीज उसमें है। और उसी तरह यांग में भी काला दिखाया गया है छोटा सा, जो इन का अंश है। अपने में न तो इन पूरी है, न अपने में यांग पूरा है। उदाहरण स्वरूप, अगर यांग को गर्म, प्रसरणशील, प्रसारशील माने, प्रकाशमान माने, और इनको सर्द माने, संकुचनशील माने और अंधकार युक्त माने, तो सूर्य की किरणों के सामने देखिए, अब मान लीजिए यांग माने जी गर्म है, यांग माने प्रसार, खूब प्रसार कर रहा है, यांग प्रकाश कर रहा है, और इनको हम लोग सर्द मानते हैं, संकुचनशील मानते हैं, अंधकार युक्त मानते हैं। तो सूर्य की किरणों के सामने अगर कोई पहाड़ आएगा, अगर सूर्य के ये पहाड़ है, दिखाई दे रहा है, ये हाथ दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाथ दिखाई दे रहा है, ये हाथ। तो अगर सूर्य यहां पर है, सूर्य के सामने पहाड़ का भाग जो आएगा, तो सूर्य की किरणें जहां पहुंचेंगी वो क्या होगा? यांग हो जाएगा, प्रकाशशील हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा। लेकिन जो भाग सूर्य की किरणों के पीछे है, दिखाई नहीं पड़, सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है, वो भाग क्या होगा? वो इन हो जाएगा। अब देखिएगा, अब सूर्य यूं उठ रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, तो जब यहां पर आ जाएगा तो ये भाग जो है, उस भाग में उतना प्रकाश नहीं होगा, इस वाले भाग में प्रकाश हो जाएगा। फिर और ये नीचे आएगा तो इस भाग में प्रकाश हो जाएगा इधर, तो ये यांग हो जाएगा, और ये जो जहां पर किरणें नहीं है वहां पर वो इन हो जाएगा। क्लियर होगा मंजीत मैडम? ये क्लियर है यांग इन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको आप थोड़ा सा और बिल्कुल वो कर लीजिए, इसमें एक आध की और थोड़ा सा कंसेप्ट आएंगे, वो बस आप समझ लीजिएगा। ये वाला तो वही है पूरा है। सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा, वैसे वैसे दूसरा भाग सूर्य किरणों के सामने आएगा, तब वो भाग यांग होगा और पहले वाला भाग इन हो जाएगा। जब रात आएगी, अब देखिएगा, यही भी बताना है आपको, जब रात आएगी तब संपूर्ण पहाड़ अंधकार पूर्ण, ठंडा और शांत होगा। रात आई, अभी दिन था, अब जब रात आ गई तो सारा पहाड़ अंधकार युक्त होगा, इसे इन कहा जाएगा। लेकिन जैसे चंद्रमा उदित हुआ, उसके प्रकाश से प्रकाशित भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा? रात के इस भाग में यांग हो जाएगा। चीनी दर्शन में इन और यांग की सापेक्षता को निम्नलिखित कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है कि कमल नाल भी बड़ी दिखती है, कमल नाल, कमल की नाल बड़ी भी बड़ी दिखती है मंदिर के तालाब के मेढकों को। तालाब के मेढक नीचे हैं तो कमल नाल बड़ी हो गई तो दिखती है, जबकि हाथी भी छोटा दिखता है एवरेस्ट के देवताओं को। जो एवरेस्ट में बैठा हुआ कोई देवता, तो हाथी उसको बहुत छोटा दिखेगा। क्लियर? अब आप समझिए, अब हम एक प्रश्न यहीं पर शुरुआत कर दें। अगर हम कहें यांग में यांग और इन में इन, या यांग में इन में यांग, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो यांग माने देखिए, सूर्य यांग है, सूर्य यांग है, दिन यांग है, दिन यांग है। तो दिन में सूर्य का प्रकाश पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर पड़ेगा सामने, तो वो यांग माने दिन, यांग में यांग होगा। और जो जहां पर सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ रही है, वहां पर यांग में इन होगा। क्लियर मैडम? जी सर। सर ऐसे बीज में भी था, बीज बाहर से यांग है, अंदर इन है। नहीं, हम तो अब हम यहाँ कोई उदाहरण देना हो तो ये कि जो सूर्य का भाग दिन में है, तो जो सूर्य के भाग जिस पहाड़ में पड़ रहा है दिन में, तो वो ये तो यांग होगा। तो यांग माने दिन, यांग में यांग और यांग में इन, पीछे वाला भाग। और रात आई तो रात तो इन है, लेकिन रात में जो प्रकाश होगा वो इन में यांग, और जो प्रकाश
में नहीं होगा, अंधकार युक्त होगा, उसमें इन में इन होगा। ठीक, तो उसको लाइट से ये कर लेंगे ना, लाइट आ रही है तो वो यांग बन गया, जिधर लाइट नहीं जा रही वो हाँ, yin। लेकिन रात तो इन थी, तो इन में यांग। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु चलायमान है, इसलिए सभी प्रक्रिया एक चक्री है, घूम रही है, सभी चलायमान है, स्थिर। चीनी दर्शन में, अब देखिए यहां पर चीनी दर्शन में कारण व प्रभाव को अलग अलग नहीं रखा गया। ये नहीं कहा देख एक कारण माने क्या हुआ, एक हु इज द रीजन कि मुर्गी या अंडा जो भी है, तो एक कारण है यानी जिसकी वजह से कोई चीज होती है, और एक प्रभाव मतलब कार्य, व्हाट इज रिजल्ट। तो एक कारण है, रीजन है, और एक रिजल्ट है। तो रिजल्ट और रीजन वाला जो कंसेप्ट है, रीजन और रिजल्ट वाला, वो इसमें नहीं कहा गया। जैसे ये नहीं कहा जा सकता कि दिन रात को जन्म देगा या अंधकार प्रकाश को जन्म देगा, ये गलत है, ये अवधारणा नहीं रखी गई। उन्होंने कहा, वो कहा कि प्रत्येक एक दूसरे के बाद आता। उन्होंने कहा कि ये एक चक्री है, इसलिए एक के बाद दूसरा आएगा। ये नहीं कह सकते कि इन ने यांग को जन्म दिया, यांग ने इन को जन्म दिया, दिन ने रात को किया, रात में दिन को किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई कारण और प्रभाव का कोई भी रिजल्टेंट यहां पर नहीं है, कारण प्रभाव से इसको नहीं बांटा गया। ठीक, सृष्टि का प्रत्येक कण, फिर वही याद करना है। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ उत्पन्न हुआ वो इन और यांग है। तो कहते सृष्टि का प्रत्येक कण, वस्तु, घटना, स्थिति को दो रूपों इन और यांग में चित्रित किया जा सकता है। तो एक इन है और एक यांग है। तो कोई भी वस्तु है, वो घटना है, वो दो रूप है उसके, एक इन है और एक यांग है। क्योंकि प्रत्येक इनमें यांग, यांग में इन दोनों है, इसलिए कोई भी स्थिति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी घटना है, ये इन और यांग में ही इसको बांटा जा सकता है, इसको बताया जा सकता है, चित्रित कर सकते हैं, बता सकते हैं। इनका अस्तित्व अंतस्थल में डूबा हुआ, जो इन है वो बिल्कुल अंतरस्थल में, बिल्कुल आंतरिक डूबा हुआ, संगनित कंडेंस फॉर्म में है। यांग का अस्तित्व सतह पर उभरता हुआ, बाह्य और विस्तारशील रूप में है। बाहरी है, विस्तारशील है, सतह पर है, उभरता हुआ है। इनकी प्रकृति क्या है, निश्चल, स्थिर है, कहीं मूवमेंट नहीं कर रही, स्थिर है, संकुचनशील है। जब यांग की प्रकृति चल है, सक्रिय है, विस्तारशील है। तो अगर इन घना और छिपा हुआ है, अव्यक्त है, तो यांग क्या है, विरल है और व्यक्त है। इन अंदर है और यांग बाहर है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं, और इसी कारण से उनको पृथक नहीं कर सकते हैं। क्यों? जहां पर इन यांग को भौतिक आधार प्रदान करता है, फिजिकल कोई चीज होगी ना, तभी तो फिजिकल बेस कोई होगा। तो इन इज द फिजिकल बेस, और यांग क्या है, इन द्वारा दिए गए भौतिक आधार को मूर्त रूप प्रदान करता है। उसमें फंक्शनैलिटी जो लाता है वो कौन करता है, यांग करता है। इन दोनों का संबंध पदार्थ और ऊर्जा जैसा है। इन पदार्थ है और यांग ऊर्जा है। ठीक, क्लियर हो गया मैडम जी? अब आगे, अब इनके आधार बीमारियों के संबंध में हम चर्चा करें। इस सिद्धांत के आधार पर इन और यांग के संतुलित होने को ही स्वस्थ होना कहेंगे। इन यांग का जो सिद्धांत है, अगर इन और यांग संतुलित हैं तो आप स्वस्थ हैं। यदि इन यांग में असंतुलन है, दोनों में कमी या अधिकता है, तो बीमारी का लक्षण है। विपरीत परिस्थितियों या परिवर्तित परिस्थितियों में मानव द्वारा इन यांग में संतुलन बनाने वाला ही बीमारी से लड़ने की उसका क्षमता का आकलन होगा। आप अगर इन यांग में कोई असंतुलन आया और आपने उसको बैलेंस कर लिया और लड़ भिड़ करके बैलेंस कर लिया किसी तरह ये प्रयत्न करके, तो ये आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता बता रहा है। और अगर नहीं संतुलन को
असंतुलन को रोक नहीं पाए, असंतुलन बढ़ता चला गया तो आप बीमार होते चले जाएंगे। जैसे पृथ्वी इन है और सूर्य यांग है, जैसे चंद्रमा इन है और पृथ्वी यांग है, जैसे चंद्रमा इन है और सूर्य यांग है, और जैसे रात इन है और यांग दिन है, जैसे अंधकार है इन और प्रकाश है यांग, जैसे दाएं दाएं इन है और बाएं यांग। अब ये बताइए दाएं इन क्यों है और बाएं यांग क्यों है चाइनीज थेरेपी में? ये मैडम बताइए। थोड़ा सर yin लेफ्ट होगा या राइट होगा? लेफ्ट होना चाहिए ना? नहीं, इन तो राइट है। yin राइट और yang लेफ्ट, नहीं पता सर। हाँ ठीक। ये कंसेप्ट आया कहाँ से है? ये कंसेप्ट वहां से आया, आपने कभी पढ़ेंगे सिटाइज 1 में, सब जो चाइनीज सिस्टम में जो सम्राट था वो सूर्य की वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठता था। जो येलो एम्परर थे वो सामने कहाँ बैठते थे? सामने उनके दक्षिण होता था। तो दक्षिण करिए, आप मुंह करके कल्पना करिए दक्षिण मुंह है तो आपका बाएं हाथ कहाँ होगा? ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ। और ईस्ट में क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? यांग। यांग। तो बायां यांग हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट वहां से लिया गया है। सम्राट दक्षिण की ओर बैठता था तो बायां हाथ उसका ईस्ट हो गया। तो ईस्ट में जो रहा वो यांग इसलिए हुआ कि यांग में सूर्य है, तो ईस्ट को सूर्य की वजह से यांग माना गया और राइट को इन मान लिया गया। क्लियर? उसी के नाम से क्यों ये हो गया सर? ऐसे वो उल्टा बैठा और उसके नाम से yin yang बना दिया, ऐसे कैसे? वो अगर वो दूसरी तरफ मुंह करता तो yin yang उल्टा थोड़ी हो जाता था। उनका वो जो सिंहासन रहा होगा, जो उनका कंसेप्ट तो उसी का था, चाइनीज कंसेप्ट है ना, वहां के राजाओं का कंसेप्ट था। तो वो अगर हिंदुस्तानी होते तो नहीं, तो मान लीजिए जहां बैठते, अगर मान लीजिए हिंदुस्तान में होता तो जहां बैठता वहां होता। भाई ये तो नहीं कह सकते ना कि कैसे किया। भाई आप कहते हैं एक अंक लिखा जाता, ऐसे क्यों लिखा गया? तो जिसने लिखा है वहां पर होगा। अब तो हम लिखा, हमको मानना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट था, चाइनीज का फिलॉसफी थी। तो उन्होंने अपने को माना कि ये हमारा दक्षिण है, हम लोग दक्षिण को अच्छा नहीं मानते, वो दक्षिण को मुंह करके बैठते थे। बोलिए, हम लोग दक्षिण को अच्छा नहीं मानते, लेकिन वो बैठते थे, वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठते थे। तो उनका बाईं तरफ यांग हुआ, तो बाईं तरफ सूर्य हुआ। सूर्य मानते थे, सूर्य कहते यांग है, इसलिए सूर्य को लेफ्ट में उन्होंने यांग मान लिया। हम लोगों ने भी यही माना। हम लोगों ने सामान्य किसको माना? राइट को माना आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, और बाएं को माना बाएं को माना यांग। माना है कि नहीं माना? मानना ही पड़ेगा। हम लोगों ने माना है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, जो माना हम लोगों ने यही कंसेप्ट लिया है। चलिए, अंधकार और प्रकाश, अंधकार इन है, प्रकाश यांग है, स्थिर और चलायमान यांग है, ऋणात्मक धनात्मक, ऋणात्मक जो इन है, धनात्मक यांग है। उधर सघन मतलब कंसंट्रेटेड, तो पृथ्वी कंसंट्रेटेड है इसलिए वो इन है। यांग विरल, नीचे इन है, ऊपर यांग है। छिपा हुआ और व्यक्त, छिपा हुआ हमारा इन है और व्यक्त जो है यांग है। सुस्त और चुस्त, जो सुस्त है वो इन है, जो चुस्त है। तो इस तरह शांत है, जो कोमल है, कोमल इन है, कठोर यांग को कठोर माना गया। शांत और क्रोधी, शांत जो है इनको माना गया, और क्रोधी। हालांकि स्त्री पुरुष को यहाँ पे इन यांग कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत कंसेप्चुअली वहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि स्त्री पुरुष को, अदरवाइज वहां ऐसा नहीं है। जो भारी है वो हमारा इन है और हल्का है हमारा यांग है। जो सर्दी है वो इन है, गर्मी है यांग है। जो गहरा है वो हमारा इन है, और जो छिछला है वो यांग है। जो अंदर है वो हमारा इन है, जो बाहर है वो हमारा है। भौतिक पदार्थ जो है वो हमारा इन है, जो सूक्ष्म भाव है वो यांग है। जो भाव विचार है वो हमारे अंदर है, इसलिए हमारे भाव विचार इन है, और जो प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति करते हैं वो हमारे यांग है।
जो आराम करते हैं वो इन है, जो श्रम करते हैं वो यांग है, जो मृत्यु है वो इन है, जो जन्म है वो यांग है, जो पदार्थ है वो इन है, जो ऊर्जा है वो यांग है। इस तरह ये विभक्त किया गया। अब इन यांग का शरीर में प्रतिस्थापन कैसे किया गया, ये थोड़ा समझना है। कैसे किया हम लोगों ने? शरीर में टिश्यू या ऊतक, अब टिश्यू क्या है? हमने कहा सेल, सेल से बना टिश्यू, यही तो हमने कहा। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू भी कोई चीज, कोई पदार्थ है ना कोई, तो भौतिक आधार होने के कारण इन है। टिश्यू इज इन, जिनके आधार पर यांग अन्य ऊतकों का पुनर्गठन या पुनरुत्पादन करता है। ये जो टिश्यू मिल गया, इस टिश्यू को भौतिक आधार, इस आधार मतलब जैसे लकड़ी काटने के लिए आवे तो लकड़ी आपने काटा तो लकड़ी भौतिक आधार है, उससे उसने बनाया, क्या किया? उसने अन्य ऊतकों का, अन्य टिश्यू का पुनर्गठन किया या उत्पादन कर दिया। ये यांग का काम है। भोजन, भोजन क्या है? जो भोजन हमने खाया वो इन है ना, कंटेंट है, कोई उसमें चीजें हैं जिस पर क्या किया? मेटाबॉलिक परिवर्तन, जो हमने मेटाबॉलिक परिवर्तन किया वो यांग है। भोजन इन आया, उसको क्या किया? उसको अंदर मेटाबॉलिक परिवर्तन किया, वो यांग है। तो अब क्या करता है? तो इसके कारण क्या होता है? वो एक सेकंड, ठीक है। जिस पर मेटाबॉलिक परिवर्तन किया, तो यांग के कारण अनेक टिश्यू, अब देखिए यांग ने परिवर्तन उसमें भोजन में काम किया और क्या हुआ उससे? नीचे कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या रहा? इन है और जब उसमें वर्क चालू हो गया तो वो यांग हो गया ना सर। है? वही भोजन, मतलब भोजन इन है और जब उसमें मूवमेंट शुरू हुआ तो वो यांग हो गया। हाँ, भोजन भोजन जब भोजन इन है और जब कोई परिवर्तन हुआ तो उसने क्या किया? उससे कई ब्रेक कर दिए, उस मेटाबॉलिक परिवर्तन दिया उसने, ब्रेक किया और कई टिश्यू बना दिया, तो टिश्यू फिर यांग इन हो गया और ऊर्जा जो निर्माण हुआ वो यांग हो गया। भोजन तो इन है, उसने क्या किया? अरे एक समय लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है, ये वही मैं देख रहा था, ये शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है? अरे ये लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो गया है, लेफ्ट में शिफ्ट करना चाह रहा था, ये हो नहीं रहा। यहाँ पे कुछ, चलिए इसको वो कर दीजिए मैक्सिमाइज। ये नहीं आया ना? पूरा ऑन है क्या? बीच में कहाँ आ रहा है? ये कटा क्यों आ रहा है? इधर फैल गया ना, इधर। एनीवे ठीक है, ये वैसे आ रहा था पढ़ने में कोई। तो अब भोजन तो इन है, हमने उसमें मेटाबॉलिक परिवर्तन किया तो मेटाबॉलिज्म यांग है। इसके कारण फिर क्या बना? अनेक टिश्यू बन गए। अब टिश्यू बना तो फिर इन हो गया और ऊर्जा बनी तो यांग हो गया। उसी तरह जो ओवा है वो तो इन है और जो सीमेन है वो यांग है, तो उससे मिला और फिर एक शरीर का निर्माण हुआ। तो शरीर का निर्माण हुआ तो फिर या तो इन या इन यांग जो भी हुआ फिर हो गया, फिर इन भी हो गया और यांग भी हो गया। क्यों? इन का स्ट्रक्चर हो गया और जो उसका फंक्शन है वो यांग हो गया, कार्यकारी शक्ति के रूप में। तो अब इसका एक कंसेप्ट आया कि जो शरीर के आंतरिक अवयव हैं, इसी से इन यांग से शरीर के जो आंतरिक अवयव हैं या अंग हैं जो छिपे हुए हैं अंदर बिल्कुल और अपेक्षाकृत बाहरी प्रभाव से मुक्त हैं। अंदर देखिए हार्ट, लंग्स वगैरह सब है ना, सब आंतरिक प्रभाव से नॉर्मल बात है। पहली बात यहाँ कर रहे हैं, बाद में अलग डिस्क्लोजर किया उन्होंने।
शरीर के आंतरिक अवयव या अंग जो छिपे हुए हैं, तो कहा ना कि जो अंदर है, जो अंदर है वो इन है, तो जो छिपे हुए हैं और अपेक्षाकृत बाहरी प्रभाव से मुक्त है वो इन भी इन है। बाहर में कौन है? त्वचा है, मांसपेशियां हैं, ये अपेक्षाकृत बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए वो यांग है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बाहर है, कारण बाहर है कि, तो बाहर अगर है कोई कारण तो वो यांग की वजह से है। तो बाहरी त्वचा और मांसपेशियां वो बाहरी प्रभावों से प्रभावित है, इसलिए वो यांग है। शरीर का नाभि से निचला भाग जो पृथ्वी इन के संपर्क में है वो इन है। पृथ्वी तो इन है, तो नाभि से निचला भाग जो पृथ्वी इन के संपर्क में है वो हमारा इन है। नाभि से ऊपर का भाग अधिक चलायमान है यांग। और ऊपर आकाश यानी स्वर्ग की तरफ जो है वो वहां से मिला हुआ, इसलिए यांग है। शरीर का अगला भाग, हाथ पैर सभी हाथों व पैरों से ढके जा सकते हैं। कह रहे ना अंतःसर में डूबा हुआ, जो जिसको छुपा सकते हैं वो हमारा क्या है? वो इन है। और पीछे का भाग जो खुला हो सकता है और उसको ढक नहीं सकते वो यांग है। अब क्या है? आंतरिक इन, अंदर इन है और बाहरी यांग है। दोनों को जीवन की सुरक्षा में पारस्परिक सहयोग देना होता है। दोनों सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कैसे? अगर इन कमजोर है तो यांग को भी तो कमजोर बना देगी। अगर इन कमजोर है तो यांग को कमजोर बनाएगी नहीं बनाएगी? बनाएगी। इसी तरह यदि यांग कमजोर है तो इनको बाहरी आक्रमणों से बचा नहीं पाएगा। जब बाहर बैठा हुआ यांग, अंदर बैठा हुआ इन, तो बाहर कोई आक्रमण हुआ तो अगर यांग कमजोर है तो इन बच नहीं पाएगा। इसको अभी आगे और उसमें समझेंगे। इसका कुछ एग्जांपल, जैसे किला कोई है, किला, ठीक है, एक किला है, किले में सुरक्षा के लिए बाहर सैनिक बैठे हुए हैं। अंदर क्या है? अंदर हमारे वो सिपाही हैं जो खाना बनाते हैं और वहां पर देखभाल करते हैं। बाहर वालों को लड़ने के लिए क्या चीज चाहिए? भोजन और बंदूक। अच्छा। भोजन भी चाहिए ना, भोजन चाहिए, बंदूक चाहिए। तो अगर अंदर वाला जो है, भोजन माने इन उसको मिलेगी ना। अगर इन नहीं मिली यांग को, यांग बाहर है, तो जो सिपाहियों को अगर भोजन नहीं मिला और बंदूक भी, मानिए बंदूक भी तो इन है, पदार्थ है, वही तो आयुध है। बंदूक भी चाहिए और खाना भी चाहिए, दोनों माने जब न मिले, अंदर से न सप्लाई करे कोई बाहर, तो ये सेना क्या होगी? ये सेना कमजोर पड़ जाएगी। और कमजोर ये पड़ गई तो क्या होगा? तुरंत आक्रमण हो जाएगा बाहर से और किला लूट लिया जाएगा, तो इन भी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो अगर अब देखिए, अगर मान लीजिए ये कमजोर है, छोड़ दीजिए। अगर यांग कमजोर, इन बहुत प्रबल है, अंदर खूब खाना आ रहा है, सब कुछ है, ठीक है, खाना वाना सब दिया, लेकिन ये हमारा ये जो है यही कमजोर है यांग। इनके बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद कि उसको भोजन भी मिल रहा है, आयुध भी मिल रहे हैं, लेकिन यदि स्वयं कमजोर है तो वो बाहर वाले आक्रमणकारी आएगा, इसको मार देगा। तो यांग अगर कमजोर है तो भी मार दिया जाएगा, इन चाहे भले पावरफुल हो। तो दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। यदि यांग कमजोर है तो इनको बाहरी आक्रमण से रक्षा नहीं पाएगा। दूसरा, शरीर की बाहरी सतह में क्या है? बाल है, त्वचा है, रक्तवाहिनियां है, बाहरी तंत्रिकाएं हैं। ठीक, ये नॉर्मली बाहरी सतह है, बाल है, इसमें त्वचा है, रक्तवाहिनियां है। अब शुरुआत में है ना वेन्स वाली, आर्टरीज नहीं, वेन्स तो बाहर होती हैं, आर्टरी अंदर होती हैं। तो वेन्स और बाहरी तंत्रिकाएं यहाँ पर जो चल रही नर्वस सिस्टम, ये खुले होने के कारण यांग कहलाएंगी। और आंतरिक भाग के जो
अंगे हैं, जैसे आते हैं, हड्डी है, मस्तिष्क में मेरुरज्जु, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, ये पोषण के आधार हैं, ये न्यूट्रिशन के आधार हैं, इसलिए वो यांग है। आते आपको पोषण देती हैं, हड्डी आपको पोषण देती है, स्ट्रक्चर देती है, पोषण दे रही हैं, वो बना रही बोन मैरो, कुछ मस्तिष्क, मेरुरज्जु, ये सब मतलब कुछ ना कुछ आपको पोषण दे रहे हैं, वो आपको तंत्रिका के माध्यम से, किसी के माध्यम से, ये पोषण के आधार है, उसके बेस है, इसलिए ये इन है। अब आंतरिक भागों को हम लोगों ने फिर दो भागों में विभाजित कर दिया। आंतरिक भाग हम लोग कह रहे थे इन, अब देखिए आंतरिक भागों में जो आंतरिक थे उनके खोखले हॉलो अंग जो कैटेबलिज्म का कार्य करते हैं। कौन हॉलो अंग है हमारे, जो कैटेबलिज्म काम करते हैं वो यांग है। कौन कौन करता है, इनको हॉलो कहा गया और कैटेबलिज्म कहा गया। कैटेबलिज्म क्यों कहा गया, ये कैटेबलिज्म ब्रेक करते हैं। ये कौन है, ये ब्रेक करने वाले काम जो भी हमारे यांग ऑर्गन है वो सब कर रहे हैं। इनमें बड़ी आंत है, छोटी आंत है, आमाशय है, ट्रिपल वार्मर है, गाल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, जो बाहरी वातावरण के पदार्थ को प्रोसेस करते हैं। ये जो भी कोई प्रोसेस होगा उसको प्रोसेस करने काम करते हैं, ये कैटेबलिज्म काम करते हैं, इसलिए इनको यांग कहा गया। ठोस जिनको ठोस इसलिए कहा गया कि हम कंसंट्रेटेड है। ठोस अंग जो एनाबॉलिज्म काम करते हैं और स्टोरेज काम करते हैं वो इन है, स्टोरेज है ये सब। इनमें लीवर है, हार्ट है, स्प्लीन है, फेफड़े, किडनी, पेरिकार्डियम है। ये पदार्थों से प्राप्त आवश्यक और पोटेंशियल ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, इसलिए इनको कहा गया। अब देखिए शरीर में क्या अंदर होगा क्या, रक्त है शरीर में और ची है, दो ही मेन है। रक्त में वाटर मान लीजिए, रक्त वगैरह सब उसमें, रक्त तरल और ची, ठीक है। शरीर में रक्त और ची शरीर में इन और यांग को अभिव्यक्त करते हैं। रक्त क्या है, इन स्वरूपा है, और ची क्या है, यांग स्वरूपा है। अब देखिए, अब यहीं पर कंसेप्ट समझ लीजिए फाइनल। रक्त वास्तव में इन नहीं होकर के इन प्रकृति का है, वास्तव में इन प्रकृति का है, किंतु इसका जो सर्कुलेशन हो रहा वो यांग प्रकृति का है। रक्त क्या है, इन प्रकृति, इन नहीं, इन प्रकृति, इन प्रकृति नेचर का, इन नेचर का है, किंतु सर्कुलेशन जो हो रहा है वो यांग नेचर का है। कफ क्या है, कफ भी तो इन की प्रकृति है, लेकिन उसका जो सीक्रेशन हो रहा है और मूवमेंट हो रहा है वो यांग नेचर का है। यूरिन और स्वेट दोनों की प्रकृति इन है, लेकिन जो यूरिन बनने की प्रोसेस है, जो पसीना निकालने का प्रोसेस है, वो क्या है, वो यांग नेचर है ना। पसीना निकालने गर्मी, हीट एनर्जी, और वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस, दोनों यांग नेचर के हैं। तो वैसे ही पोषक तत्व की प्रकृति तो इन है, लेकिन उसके पाचन की प्रक्रिया यांग प्रकृति है। कोई पोषक तत्व है वो तो इन है, लेकिन जो उसका पाचन जो हो रहा है वो यांग नेचर का है। अब जल की भांति रक्त भी इन प्रकृति का है। जल भी इन प्रकृति है और भी है। किंतु देखिए, जल की भांति ही रक्त भी इन प्रकृति का है, यहां पर ध्यान देने की बात है। किंतु इन वास्तव में रक्त नहीं है, न रक्त के समान है। अब यहीं पर अंतर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा हमेशा के लिए, कि जब हम रक्त कहते हैं कि रक्त इन है, तो इन नहीं है, इन प्रकृति का है। क्योंकि इन वास्तव में रक्त नहीं है और न रक्त के समान है, क्योंकि इन तो एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, एक विचार है, सचल प्रक्रिया की एक स्थिति। क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि कहा कि वो तो प्रकृति की शक्तियां हैं, उनसे तुलना किसी की नहीं कर सकते। मैडम समझ लीजिए इसको, हम लोग कह देते हैं नॉर्मली कि वो
इन है, इन नहीं है, इन स्वरूपा है, इन प्रकृति का है, जल भी रक्त भी। क्योंकि इन तो हम इन हमारे इन और यांग दोनों बहुत बड़ी सत्ताएं हैं, इन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो रक्त भी तो उसी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इन तो एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, एक विचार है, और सचल प्रक्रिया की एक स्थिति है, मूवमेंट वाले कर रहा है। जबकि रक्त एक पदार्थ है जो शरीर में मौजूद है, और ची जो यांग है, ची भी तो यांग है। ची क्या है? ची की प्रकृति क्या है? यांग प्रकृति की है ना। तो ची की कार्य क्या है? रक्त जो इन है उसको गति देना है। तो ची जो है हमारा, जिसको बोलते हैं की, वो की हमारे यांग प्रकृति का है। यह समझना जरूरी है कि रक्त और ची को अलग नहीं किया जा सकता है। रक्त और ची दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ची नहीं होगी तो रक्त मूवमेंट ही नहीं करेगा, और रक्त नहीं होगा तो खाली ची क्या करेगी? वेरी गुड, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संपर्क है। अगर दोनों को विभाजित करके अलग कर दिया जाए तो यद्यपि रक्त इन होगा, किंतु उसको गति देने के लिए ची नहीं होगा, तो रक्त गतिहीन हो जाएगा और जीवन संभव नहीं होगा। उसी प्रकार ची यांग के पास अगर ची अकेले है और इन नहीं है, तो रक्त नहीं है, तो उसके पास पदार्थ के रूप में कोई आधार नहीं होगा जिसे वो गति दे सके। इस प्रकार वस्तुतः इन और यांग मूल है जिनसे ची और रक्त जन्म लेते हैं। ची, इन और यांग मूल है जिनसे ची और रक्त जन्म लेते हैं और बाद में विकसित होते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे एक शिशु मां के गर्भ से जन्म लेता है किंतु विकसित स्वयं होता है। मॉइस्चर रक्त और ची, मॉइस्चर जो है रक्त और ची की माध्यमिक स्थिति है। रक्त और ची के बीच में जो डेवलपमेंट है वो मॉइस्चर का है, उनके बीच के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो। शरीर में रक्त, ची और मॉइस्चर उसी प्रकार से, रक्त है हमारे शरीर में, रक्त है, ची है और मॉइस्चर है, तीनों चीजें है ना, उसी प्रकार से है जैसे पृथ्वी में थल है, वातावरण। हम लोग तुलना कर रहे हैं कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो भी शरीर में, यही तो है। तो रक्त है हमारे शरीर में, ची है और मॉइस्चर है। पृथ्वी क्या है? फल है, वातावरण, सागर, सब कुछ है। रक्त क्या है? टिश्यू। रक्त क्या करेगा? टिश्यू या शरीर के भौतिक रूप को नियंत्रित करता है। रक्त जो है शरीर का जो टिश्यू क्या है? शरीर का भौतिक रूप है, इसको नियंत्रित करता है मूवमेंट करके, और इसको नियंत्रित करता है कि भाई आपको सब कुछ मिलता रहे। मॉइस्चर क्या करता है? शरीर के आंतरिक वातावरण को, अर्थात शरीर के आंतरिक सागर को नियंत्रित करती है। रक्त तो उसके शरीर टिश्यू के भौतिक स्वरूप को नियंत्रित करता है। वो कहता है इनको ब्लड दे दीजिए, इनको यहाँ पर ऑक्सीजन दे दीजिए। तो ये जो काम कर रहा है ये नियंत्रण टिश्यू कर रहा है, टिश्यू को दे रहा है सारा कर। मॉइस्चर क्या करती है? आंतरिक जो वातावरण है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। ची क्या करती है? शरीर के आकार को, उसकी क्रिया को और स्वयं को व्यवस्थित रखने के कार्य को नियंत्रित करती है। ची का काम क्या है? शरीर के आकार को नियंत्रित करना, उसकी क्रिया को नियंत्रित करना और स्वयं को व्यवस्थित रखना है। ची केवल इतना ही नहीं है। अब देखिए ची की बात आ रही है। ची केवल इतना ही नहीं है, वरन वो संपूर्ण रूप से रक्त, मॉइस्चर, ची, थल, सागर, वातावरण के समग्र रूप को अभिव्यक्त करती है। ची और महत्वपूर्ण है, यांग की शक्ति के रूप में है, यांग के रूप में है, लेकिन ची केवल यही नहीं है। ची का काम अपना ही नहीं नियंत्रित करना है, बल्कि रक्त को करना है, मॉइस्चर करना है, ची को करना, खुद को, थल को, सागर को, वातावरण सबको नियंत्रित करना है, उसी को अभिव्यक्त करेगी। ची सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर में बिना उचित मॉइस्चर के, अगर कोई उचित मॉइस्चर नहीं हुआ तो ची गर्म हो जाएगी। जब पानी कम होता है तो हीट तुरंत हो जाती है, ची गर्म होकर आंदोलित हो जाएगी और रक्त सूखने लगेगा। इसलिए उचित मॉइस्चर भी चाहिए, नहीं तो ची गर्म होगी और रक्त सुखा देगी। बिना रक्त के, अगर रक्त न हो तो मॉइस्चर बिखर जाएगा। रक्त है ही नहीं तो मॉइस्चर बिखरा होगा और ची छितर जाएगी। ची को काम
करने के लिए आधार चाहिए, ची थ्री जाएगी। और बिना ची के क्या होगा? बिना ची, अगर ची ना हो और मॉइस्चर और रक्त दोनों हो तो मूवमेंट कौन करेगा? तो वो रक्त गति नहीं होगी तो जम जाएंगे। अतः रक्त, मॉइस्चर एवं ची तीनों की उपस्थिति जीवन के लिए आवश्यक है। तो शरीर में रक्त चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ची चाहिए, तीनों को चाहिए, तभी हमारा जीवन चल पाएगा। दिस इज इन ए नटशेल, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इन और yang इन बेसिस। ये एक अमेरिकी राइटर है, उन्होंने इसका दिया था, हमने शुरुआत में इसको पढ़ा और समझा। कोई क्योंकि होता क्लास में कोई समझाता समझता नहीं है, बस इन यांग बोलते रहते थे। इन यांग का बोलना तो अलग चीज है लेकिन समझना जरूरी है। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको हो गया। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद करते हैं। किताबों के रूप में उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हमको दिया है कि हमको उसको आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, और हम उस पूरी किताब, एक पूरी किताब को हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। 24 तो बहुत छोड़िए, एक किताब को पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, 24 को तो बहुत बात ही है। तो हम उनके ज्ञान को अगर ग्रहण कर सकें और उसको रूपांतरण कर सकें, रूपांतरण माने हमको कुछ अधिक नहीं करना है, उसी को ज्ञान को बांट देना है और अपने लोगों के बीच में, और जो हमारे जिनके लिए हम कल्याणकारी भावना रखते हैं उनको बांट देना है। तो हमारा बहुत सा कल्याण होगा और वर्चुअली उनका सपना भी पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कल क्या होगा सर? जी मैडम, कल क्या होगा?